तो बीजेपी काफी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस आक्रामक इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अतुल जी, गुजरात की तरह हमने देखा, अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी बयार चली कि नामांकन वापसी तो हुई, लेकिन भाजपा में भी जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो शामिल हो गया। 24 तारीख को अक्षय कांतिबम ने अपना नामांकन दाखिल किया था और आज 29 को वापस ही ले लिया। आखिर इन 5 दिनों में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ जिससे न सिर्फ नामांकन वापस लिया अक्षय कांतिबम ने, बल्कि बीजेपी की सदस्यता भी ज्वाइन कर ली? मध्य प्रदेश में भी लगातार काम करती रही। खजुराहो इसका उदाहरण, भले ही इसे एक आकस्मिक घटना मानी जाए, ये कहा जाए कि खजुराहो में नामांकन एक त्रुटि के कारण निरस्त हुआ है, लेकिन ऐसा राजनीतिक विश्लेषक नहीं मानते। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने सुनियोजित रणनीति के तहत खजुराहो के कैंडिडेट को भी अपने पक्ष में करने का काम किया। इसी तरह से इंदौर में भी सामने आया है। लगातार पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में उतारे गए उम्मीदवारों को तोड़ा जाए और अपने पाले में किया। तो पहला टारगेट खजुराहो था, दूसरा टारगेट उज्जैन इंदौर सामने आया और यहां पर लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी से बीजेपी के नेता संपर्क में थे। अक्षय कांतिबम की निष्ठाओं को देखा जा रहा था और बीजेपी को लग रहा था कि ये कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। इसी वजह से लगातार उनसे संपर्क किया गया, अलग अलग स्तरों पर बात की गई। अक्षय कांतिबम ने ये भी आशंका जाहिर की कि यदि वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ऐसे मौके पर जब चुनाव का नामांकन लेने का अंतिम वक्त है, तो कांग्रेस के नेता उन्हें परेशान कर सकते हैं। आने वाले समय में उन्हें कांग्रेस के नेताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्हें इसके लिए आश्वस्त किया गया कि वो चिंता न करें, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, दोनों मिलकर उनकी सुरक्षा करेंगे और उन्हें उनका किसी भी तरह का अहित नहीं होने दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय खासी भूमिका में थे और कैलाश विजयवर्गीय ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बातचीत की और दोनों की हरी झंडी मिलने के बाद और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सहमति मिलने के बाद ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको अंजाम दिया गया। इसके बाद रमेश मैदान को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता विश्वास में लिए गए और इसके बाद अक्षय कांतिबम का ये बम फूटा है और ठीक उस वक्त जब नामांकन वापसी का अंतिम समय चल रहा था, अक्षय कांतिबम ने आज ही नामांकन वापस किया। 23 और उम्मीदवार इंदौर में डटे हुए हैं और इन सबको नामांकन वापसी के लिए तैयार करने की कोशिश बीजेपी की ओर से जारी है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि नामांकन वापसी न हो पाए तो बीजेपी इन नेताओं को जो चुनाव में खड़े रहेंगे उन्हें बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन के लिए राजी कर सकती है। इधर कांग्रेस अपनी रणनीति में जुटी हुई, जिस तरह से कांग्रेस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया खजुराहो में, उसी तरह से कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट की तलाश कर रही है जो अभी चुनाव मैदान में बरकरार है, जिसका नामांकन निरस्त नहीं हुआ है और कांग्रेस उसे समर्थन दे सकती है, इंडिया गठबंधन उसे समर्थन दे सकती है। जी अतुल जी, बम तो निश्चित तौर पर फूटा है। हालांकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि ऐसे भी और घटनाक्रम हमें देखने बाकी है, जैसा कि मुकेश नायक का बयान सामने आया है। वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता का रुख कर लेंगे। प्रिंस, इस समय बीजेपी कार्यालय के बाहर अब खड़े हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? वहां पर ऑफिशियल तौर पर ज्वाइनिंग तो हो गई है, अब आगे क्या रूपरेखा तैयार कर रही है बीजेपी? जी बिल्कुल, एक बड़ी घटना के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि किसी कांग्रेस प्रत्याशी के विड्रॉल करने के बाद फॉर्म और इस तरह से एक माहौल बना है। और निश्चित ही हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में भाजपा को ज्वाइन करने वाले कांग्रेसियों की संख्या लगातार बढ़ी। आज सुबह भी मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खंडवा के कुछ जिला के पदाधिकारी कांग्रेस के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उसके जस्ट बाद ये खबर सीधी इंदौर से आई है कि वहां के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और नामांकन वापस लेने के बाद एक तरह से राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं गहमा गहमी बढ़ गई। कांग्रेस भी सत्ते में है और बीजेपी का एक प्लान था, जिस प्लान के तहत बीजेपी काम कर रही है, उस प्लान के तहत क्लीन स्वीप कहते हैं हम कि इंदौर को अब कहीं नहीं कोई टक्कर देने वाला विपक्षी प्रत्याशी होगा। तो खासतौर से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, जिस रणनीति के तहत, और खासतौर से जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी काफी कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और इस बार भी यही हो रहा है कि
किसी न किसी तरह से उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश पूरी तरह से बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं हूँ मौजूद। सुबह से यहाँ अगर हम देखें अमूमन तो ज्वाइन करने वालों की काफी संख्या होती है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कांग्रेस के कई प्रत्याशी या कांग्रेस के कई ऐसे लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो ये देखा जा सकता है कि छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश और खासतौर से वोट शेयर बढ़ाने के साथ अपनी तमाम सीटों पर फिर से कब्जाने की बात भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में करती है। 28 सीटें हैं तो 29 की 29 सीटों को जीतने का इस बार पूरा प्रण और संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो उसी को ध्यान में रखकर तमाम तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इंदौर के प्रत्याशी का इस तरह से वॉकआउट करना और भाजपा ज्वाइन कर लेना निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बीजेपी को बड़ी ताकत देता है और एक बड़ा संदेश भी है कि कहीं ना कहीं वो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो तीसरे चरण का चुनाव होगा उसमें काफी बहुमत के साथ इस सीट को जीतेंगे, काफी वोट शेयर बढ़ाएंगे। अभी एक बात और मैं कहूं कि खासतौर से जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी को अपनी पार्टी में शामिल करती है, किसी कांग्रेसी को या अन्य दल के व्यक्ति को, तो निश्चित ही वो उसके बारे में पहले से रणनीति तैयार करती है, तमाम तरह की कवायद करती है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं से, संगठन के पदाधिकारियों से, संघ के पदाधिकारियों से बातें होती है और उसके बाद एक रणनीति को अंतिम रूप दिया जाता है। तो उसी कड़ी में ये आज की ज्वाइनिंग भी देखी जा रही है और निश्चित ही जब इंदौर से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी वॉकआउट करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो एक कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि वो अपने प्रत्याशी को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे परिदृश्य दिखते हैं, कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट समझ में आती है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर 17 से अधिक केसेस थे और उसमें से हत्या के प्रयास का एक केस हाल ही में बढ़ाया गया था, जिसको लेकर काफी दबाव भी महसूस कर रहे थे और उसके अलावा प्रॉपर्टी का काफी काम है, उनके पास प्रॉपर्टी काफी है, उसको लेकर भी काफी दबाव था। लगभग 78 करोड़ के मालिक हैं अक्षय कांति बम और उनको लेकर ये चर्चा बाजार में या कहें कि हम राजनीतिक गलियारों में काफी है कि ये दबाव भी उनके ऊपर बनाया गया होगा, इसलिए वो वापस बीजेपी उन्होंने जो ज्वाइन की है इस दबाव के चलते की है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और भारतीय जनता पार्टी की तमाम चीजों को देखते हुए वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और कैलाश विजयवर्गीय को इसके पीछे एक बड़े मेन लीड रोल के तौर पर देखा जाता है कि उन्होंने इस सारी स्क्रिप्ट को तैयार किया है। बिल्कुल, एक सूत्रधार की भूमिका कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर निभाई है और जैसा कि अतुल जी प्रिंस कह रहे हैं कि दबाव हो सकता है क्योंकि जो संपत्ति है मौजूदा सांसद से भी काफी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या वाकई में कोई दबाव था या फिर कोई और वजह अक्षय कांति बम ने यहां पर बताई है अपना नामांकन वापस लेने के पीछे और पार्टी छोड़ने की? क्या सहयोग नहीं मिल पा रहा था कांग्रेसियों का जब से टिकट मिली थी? नहीं, देखिए, कोई भी घोषित प्रत्याशी यदि एन मौके पर नाम वापस लेता है जी, तो उसकी स्वाभाविक मंशा तो ये नहीं दिखाई देती कि उसने स्वाभाविक रूप से अपनी पार्टी को छोड़ा। देखिए, लोकतंत्र का ये एक ऐसा दौर है जब लोकतांत्रिक मर्यादाएं अब उस सीमा से बहुत पीछे चली गई हैं जहां पर विपक्षी दल को भी पूरा स्पेस दिया जाता था लोकतंत्र में लड़ने का। लेकिन अभी स्पेस देने के मूड में भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती। जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ, मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखा गया। बीजेपी क्लीन स्वीप करने के मूड में 29 सीटें जीतने का टारगेट है। ऐसे में दो तरह की संभावनाएं दिखाई दी। एक तो ये है कि जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में अक्षय कांति बम आने वाले समय में कांग्रेस में अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे। और जैसा कि इंदौर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सुमित्रा ताई से लेकर अभी वर्तमान सांसद तक का लगातार कांग्रेस उज्जैन में हारती चली गई है। तो यहाँ पर अक्षय कांति बम को शायद लग रहा है कि हारना तो है ही, ऐसे में कुछ बार्गेनिंग कर ली जाए, कुछ सौदे कर लिए जाए, अपने भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी से कुछ कमिटमेंट करा ली जाए। तो पहली संभावना स्वयं अक्षय कांति बम की तरफ से दिखाई देती है, राजनीतिक भविष्य और अपने बिजनेस और अन्य कैरियर से जुड़े हुए लक्ष्यों को पूरा करने का एक माध्यम, ये मौका बना होगा। ये अक्षय कांति बम की तरफ से संभावना है। दूसरी संभावना बीजेपी की तरफ से दिखती है कि बीजेपी को चूंकि अपने नंबर बढ़ाने हैं, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को आला कमान की नजर में हिट होना है, खजुराहो में एक
कैंडिडेट कांग्रेस का पीछे हट चुका, इसलिए दूसरा कैंडिडेट भी हटा लिया जाए, कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए, अपने नंबर बढ़ाए जाए। ऐसे में अक्षय कांति बम पर कुछ प्रेशर हो सकता है जो बीजेपी की तरफ से बनाया गया हो, लेकिन इसके अभी किसी तरह के कोई ठोस प्रमाण, सबूत या सूत्र नहीं बताते कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति दिल जीतने की राजनीति कही जाती है। वो विपक्षी दलों के नेताओं से शुरुआत से ही अच्छे संबंध रखते रहे। हो सकता है कि उस संबंध का फायदा उन्होंने उठाया हो। कई बार मीडिएटर्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। यदि अक्षय कांति बम का बहुत नजदीकी प्रभावशाली दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके जीवन पर प्रभाव रखता है, वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में आया और उसके माध्यम से ये पूरी डील हुई हो। ये डील क्या है ये तो आज नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस आरोप लगाएगी कि विपक्ष में है उसके नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उसके नेताओं को पार्टी छोड़ने पर विवश किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसे कांग्रेस के आरोप स्वाभाविक है। वो विपक्षी दल है, उसका नुकसान हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ आरोप लगाएगी, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र है, इसमें हर एक को अपना अधिकार है कि वो अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, पसंद के अनुसार दलों का चयन करे। लेकिन इस तरह से एन मौके पर टिकट लेकर, बी फॉर्म लेकर और पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट बनने के बाद इस तरह से पार्टी छोड़ना पार्टी को दगा देने जैसी स्थिति है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता को भी तो अधिकार होना चाहिए कि वो किस पार्टी को वोट देना चाहेगी, लेकिन उस पार्टी का कैंडिडेट ही हट जाएगा, वो विकल्प ही हट जाएगा, तो जनता का लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ रहा? वो मजबूर हो जाएगी एक ही पार्टी को वोट देने के लिए। तो उस लोकतांत्रिक अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के घटनाक्रमों को देखें तो निश्चित रूप से जो लोकतंत्र के हिमायती हैं उनके लिए इस तरह की घटनाएं अप्रत्याशित हैं। लेकिन नया दौर है, राजनीति में जीत ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। जीत से ही सरकार बनती है, सरकार बनाना राजनीतिक दल का प्रमुख लक्ष्य होता है। ऐसे में साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाया जाए तो सियासत की दृष्टि से जायज कहा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र और मर्यादा की दृष्टि से इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़े। बिल्कुल अतुल जी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन प्रिंस बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी, क्योंकि बीजेपी बहुत पहले से अपनी रणनीति के तहत काम कर रही होगी। जैसा कि खजुराहो का घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, छिंदवाड़ा से एक बड़े नेता के पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा खूब जोरों पर थी। 3-4 दिनों तक काफी नाटकीय घटनाक्रम चला, फिर एकाएक पता चला कांग्रेस कहती है कि महज अफवाहें थी, अगर नाराजगी भी थी तो मना लिया गया है। लेकिन इंदौर में इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कानो कान खबर नहीं होना अपने आप में काफी बड़ी बात मालूम पड़ती है। प्रिंस जी बिल्कुल, जैसे कि अभी अतुल जी ने कहा कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया जाता है और किसी भी तरह से सत्ता में आना किसी भी राजनीतिक दल का एक प्रयास होता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती थी, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से देश में राज करती थी, तब भी इस तरह की कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और निश्चित ही जब साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई जाती है तो कहीं ना कहीं सत्ता के तमाम दरवाजे जो भी पार्टी सत्ता में काबिज होना चाहती है उसके लिए खुलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी परिपाटी पर चल रही है। आज की राजनीति काफी बदलाव की राजनीति है। आज की राजनीति सुचिता और कहें कि एक ईमानदारी और विश्वास वाली बात को अलग रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक सत्ता में काबिज होने वाली राजनीति की जा रही है। उसके लिए भले ही किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जाए, वो कहीं ना कहीं राजनीति में माना जाता है कि सत्ता पाने का एक रास्ता हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जिस रीति नीति और रणनीति के तहत अगर वो काम कर रही है, विधानसभा चुनाव की बात करें, आप लोकसभा चुनाव की बात करें, तो तमाम तरह से पूरा मंथन होता है, पूरी रणनीति बनाई जाती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कांग्रेस का संगठन आज भी हमें लाचार और असहाय सा दिखता है। कहीं भी आप किसी भी नेता से बात कीजिए तो पूरी जानकारी उनको होती नहीं है। उनका कहें कि खुद का स्वयं का जो पार्टी का खुफिया तंत्र है उनका, वो कहीं ना कहीं बड़ा कमजोर दिखाई देता है। पिछले कुछ दिनों में देखें तो कितने बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जो कद्दावर नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उसके अलावा कई संगठन के पदों पर काबिज रहे, केंद्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाते रहे। अगर वो पार्टी अपने ऐसे बड़े नेताओं की कहीं और जाने की भनक नहीं पा पाती है तो निश्चित तौर पर उसका अपना तंत्र है वो काफी कमजोर महसूस होता है। और कांग्रेस को इस ओर खास तौर से काम करना चाहिए था और अपने तंत्र को, संगठन को हमेशा मजबूत बनाना चाहिए था। परिवारवाद की बात वहां हमेशा होती है कि परिवारवाद वहां हावी होता है और कुछ लोग ही हैं जो सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, जिसके चलते भी जो
पिछले पायदान के जो नेता हैं, पिछले पायदान के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में ये असुरक्षा का भाव भी देखने को मिला है कि आखिर हम मेहनत करेंगे तो फिर आगे जाकर हमारा भविष्य क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या हो, और आगे जाकर हम क्या राजनीति में अपनी जगह बना पाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि कोई राजनीति में अपना समय देता है तो अपने लिए भी कुछ चाहता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि जब भी कोई कैडर बेस्ड कार्यकर्ता काम करता है तो स्वाभाविक है आज वो बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रहा है तो संगठन में या कह लें कि सत्ता में उसको भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाती है। काफी समय से हम लोग देखते आ रहे हैं और इसीलिए शायद लोग विश्वास जताते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कह लें कि जो नेता हो बड़ा, वो कभी किसी अन्य दल में अभी फिलहाल की स्थिति में तो नहीं गया कि अन्य चुनों की बात छोड़ दें। लेकिन कांग्रेस में तो जैसे बाढ़ सी आ गई है कांग्रेस छोड़ने वालों की। वजह वही है कि असुरक्षा का भाव और खासतौर से पार्टी का स्वयं के अंदर एक कसावट नहीं होना और स्वयं के अंदर एक संगठन का विस्तारित रूप नहीं होना। अगर वो विस्तारित रूप से स्वयं को संगठित करके चलते हो शायद ये दिन उसको नहीं देखना पड़ते और उसके तमाम कद्दावर और बड़े नेता आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन नहीं करते। उनको भी अपना भविष्य दिखता है, इसलिए वो शायद उस सत्ता दल की ओर जाने का प्रयास करते हैं जहां उनको कहीं न कहीं सुरक्षा मिलती है। कोई व्यवसायी है तो कोई किसी और तरह के अपने राजनीतिक जीवन को लेकर आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है सुरक्षा के साथ अपना भविष्य भी वो देखते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस में संगठन इस तरह की किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में नाकामयाब मालूम पड़ता है, इसलिए उसको ये लॉस हो रहा है, उसको ये इस तरह की खामियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल अतुल जी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि जैसे कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, उसके बाद कहा भी ये जा रहा था कि कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है वो काफी गिरा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि इस बार 29 की 29 सीटें फतह करें। लेकिन सवाल यह है अतुल जी, जनता जिनके लिए ये जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कैसे विश्वास कर पाएगी अब अपने जनप्रतिनिधियों पर, क्योंकि उम्मीदें जनता को काफी होती है और एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है, क्या आप नहीं मानते कि अब कहीं ना कहीं धरातल पर वो नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार, लेकिन इस अधिकार का हनन हो जी, और इस अधिकार के हनन के साथ जनता के पास से ये ऑप्शन छिन जाए कि वो किसी दल को वोट न देना चाहे और विरोधी दल को सपोर्ट करना चाहे, लेकिन उसका उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में न हो, तो फिर आप उस जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की बात को जायज ठहरा सकते हैं। निश्चित ही जीत एक महत्वपूर्ण पैमाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पक्ष में यूं ही सहज सरल रूप से जनता का मूड और मिजाज दिखाई देता पड़ रहा था, आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो तोड़फोड़ करती, कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने पाले में लेकर आती। चलिए ठीक है, आपने कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में कर लिया और बड़े पैमाने पर आपने कांग्रेस के अंदर ऐसे नेताओं को ढूंढा जो कांग्रेस के साथ बगावत कर सके। यहां तक ठीक था। आप इसके आगे चले गए, जीत की प्रत्याशा में आप वहां पहुंच गए जहां पर घोषित उम्मीदवार को ऐन मौके पर आप तोड़ने लगे, अपने पक्ष में डाले। निश्चित रूप से जनता पार्टी का जो पक्ष है वो यही कहेगा कि ये बड़ी लहर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यही दावा करेगी कि कांग्रेस का कांग्रेसियों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं दिखाई दे। लेकिन इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो कुछ चिंताजनक बातें भी दिखाई और सुनाई पड़ती। हालांकि हकीकत क्या है, ये तो प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या समझौते हुए, किस तरह की बातें हुई, क्या परिस्थितियां बनी कि अचानक प्रत्याशी छोड़ना पड़ रहा है, या अपना पर्चा निरस्त कराने के लिए या पर्चा निरस्त हो जाए ऐसी तकनीकी खामियां छोड़नी पड़ रही है। क्या किसी प्रत्याशी को नहीं पता रहता कि फॉर्म में कहां दस्तखत करने, क्या उसके पास कोई लीगल एडवाइजर नहीं रहता, लेकिन इसके बाद भी पर्चा निरस्त हो जाए, एन मौके पर समय आने से पहले ही पर्चा वापस ले लिया जाए, अपने ही दल के साथ धोखा कर दिया जाए और उस दल के पास ऐसा कोई विकल्प न छोड़ा जाए कि वो दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दे। तो मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन का एक समय होना चाहिए। देखिए, दल बदल कानून जब लाया गया था तो उसके पीछे का मकसद यही था कि जिन लोगों को जनता किसी खास दल के समर्थन के कारण, उनके पक्ष में खड़े होने के कारण चयन करती है, उन लोगों को अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में आने के लिए या किसी भी परिस्थिति के कारण एकदम से दल बदल करें। इसलिए दल बदल कानून की महत्वपूर्ण
मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही स्थिति किसी भी दल के साथ पैदा हो सकती है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, चाहे कोई विरोधी दल हो। आखिर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का वफादार सिपाही है, उसे पार्टी टिकट दे रही है, तो उस पर कैसे संदेह किया जा सकता है कि एन मौके पर छूट सकता है। लेकिन अब ये परिस्थिति भी पैदा हो गई कि कोई घोषित प्रत्याशी जिसे पार्टी ने समर्थन दे दिया, उम्मीदवार बना दिया, टिकट दे दिया, टिकट की औपचारिकताएं भी पूरी हो गई, उसको नाम वापस ले ले, अंतिम समय पर धोखा दे दे, तो फिर पार्टियां क्या करें? आने वाले समय में सत्ताधारी दल और विपक्ष के साथ, सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए भी शायद कानून लाने की जरूरत पड़े कि कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार घोषित होने के बाद, सहमति जताने के बाद किसी भी तरह से अपना नाम वापस नहीं ले सकता, ना ही पार्टी के साथ धोखा दे सकता है। इस तरह की बाध्यताएं भी शायद कोर्ट को लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का प्रश्न है यहाँ पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी पॉजिटिव पहलू है कि उसके साथ ऐसे नेता भी शामिल हो रहे हैं, 2 सीटें ऐसी उसको मिल गई जहां पर लगभग क्लीन स्वीप उसको दिखाई दे रही है। विरोध में कोई बड़ा विरोधी दल मैदान में नहीं है, तो पार्टी का अपना पक्ष है, वो अपने स्तर पर इसको बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेसियों में जरूर हताशा और निराशा का वातावरण बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन जैसा कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि जो नाग हैं, जो विषधर हैं, वो समय से पहले छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा है, पार्टी को शुद्धिकरण का मौका मिल रहा है। तो ये तो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लेकिन जनता का मिजाज, जनता का मूड इन घटनाओं को लेकर क्या परसेप्शन उसके अंदर बनता है, उसकी चेतना, अंतरात्मा इन घटनाओं को लेकर क्या रिएक्शन देती है, वोटिंग पर इसका क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला समय। जी अतुल जी, इसी बीच एक बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा दें, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इसी पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में भी बदलाव हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, शेड्यूल बदला है उनके कार्यक्रम का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के चुनाव प्रचार के बाद पहले भोपाल आने वाले थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। झारखंड के बाद पहले सीधा राजधानी भोपाल आने वाले थे मुख्यमंत्री, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव हो चुका है और अब भोपाल की जगह इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अब झारखंड से सीधे इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर में अधिकृत तौर पर अक्षय कांति बम को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अतुल जी, जैसे कि अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार, अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि पहले झारखंड के बाद सीधा भोपाल जाने वाले थे, इंदौर पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में अक्षय कांति बम पार्टी की सदस्यता लेंगे। यहां पर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री खुद यहां पर एक आ रहे सदस्यता दिलाने के लिए, कार्यक्रम में उन्होंने बदलाव कर दिया है, तो क्या अक्षय कांति बम को अब पूरी तरह से भाजपा आश्वस्त कर रही है कि मुख्यमंत्री का भी पूरा समर्थन है? तमाम जो बड़े नेता हैं वो तो पहले से ही साथ में थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री का आना, उन्हें पार्टी की ज्वाइनिंग कराना कितना मायने रखता है अक्षय कांति बम के लिए? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण घटना था। खजुराहो में जो हुआ वो सीधे तौर पर पार्टी अपनी जीत के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर पर्चा निरस्त हुआ। प्रत्याशी भी कांग्रेस में, भले ही कांग्रेस को धोखा देने के लिए ऐसा किया हो या अनजाने में ऐसा हो, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से एक प्रत्याशी अंतिम समय में अपना नाम वापस लेता है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। निश्चित रूप से बीजेपी इसको बनाना चाहेगी। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अपनी जीत के तौर पर, नैतिक एक विन के तौर पर प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस को कमजोर कहेगी, कांग्रेस में मनोबल कमजोर हो उसकी कोशिशें भी इस पूरे घटनाक्रम से की जाएंगी। तो इसके लिए मुख्यमंत्री का आना स्वाभाविक है। एक बड़ा घटनाक्रम है पूरे देश में, सूरत के बाद ये दूसरा उदाहरण है। तो ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री या बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा माने जाते हैं, मुझे लगता है कि यदि अक्षय बम बीजेपी की सदस्यता लेंगे तो इन सब की मौजूदगी आपको मंच पर दिखेगी। बिल्कुल प्रिंस, जैसा कि कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बयान दिया है कि अभी तो ऐसे और आस्तीन के सांप है जिनका निकलना बाकी है और जब निकल जाएंगे तब पार्टी से विष निकल जाएगा। तो क्या कांग्रेस अब ये मानकर चल रही है कि आने वाले समय में खासकर तीसरे चरण के पहले और बड़े झटके लग सकते हैं पार्टी को? जी बिल्कुल, बड़े झटके लग सकते हैं और इस बात को आश्वस्त करती है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तमाम इकाइयां। संगठन स्वयं इस बात को कहता है, जब भी हमारी बात होती है संगठन के नेताओं से, तो उनका कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या।
तो निश्चित ही अब जिस और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है और कहें कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश की बात करती है, तो स्वाभाविक है कि आने वाले अब ये तीसरे और चौथे चरण के चुनाव से पहले भी कई बड़े नेता कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। और दूसरी बात अगर मैं कहूं कि विष वाले जो लोग हैं जिनको कहा गया है मीडिया प्रभारी ने कि जितने भी विषधर हैं सब जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं पार्टी में सफाई का काम हो रहा है। ऐसे लोग चले जाने के बाद पार्टी एक नए तरीके से, नई तरह से अपने संगठन को गढ़ेगी। और इससे पहले भी एक बयान खासतौर से उमंग सिंगार ने कहा था कि पार्टी में जब इस तरह के लोग जाते हैं तो स्वाभाविक ही मौसम बदलता है, तो पुराने पत्ते टूटते हैं और नई कोपलें आती हैं। पार्टी के प्रदेश जो कांग्रेस अध्यक्ष है उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कभी कभी अपने बयानों में इस बात को भी परिभाषित करती है कि जो लोग हैं हमारे साथ हमें छोड़कर जा रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनके लिए एक क्षति तो है कि इतने पुराने नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं, उनका विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है अगर नेता इस तरह से जा रहे हैं, संगठन किस तरह से उनका काम कर रहा है जमीनी स्तर पर, इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन स्वाभाविक है जब इस तरह के घटनाक्रम लगातार होते हैं, निरंतर होते हैं, भाई भतीजेवाद के आरोप लगते हैं, परिवारवाद के आरोप लगते हैं जिस पार्टी पर, और देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप में एक कहें कि अपनी प्रतिष्ठा रखती हो, पार्टी के ये दिन आते हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की लहर भी देखने की ओर बढ़ती है। यानी कि परिवर्तन को लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो शायद पार्टी के लिए अच्छा है। उनके संगठन के लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें हम, नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें हम, मीडिया प्रभारी की बात कर लें, तमाम वो बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी में अभी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं से उम्मीदवार भी है, तो उनका यही कहना है कि अब बदलाव का समय है तो स्वाभाविक है कांग्रेस नए स्वरूप में आएगी। तो लेकिन सवाल ये होता है कि काफी देर कर दी इस बदलाव को आते आते, क्योंकि खुद इतने बड़े नेताओं, इतने सारे नेताओं को मैनेज नहीं कर पाए और बदलाव की बात करते हैं आज, तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में और कितना बदलाव, क्या किस तरह का देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कि आज अगर आप तमाम चीजों को लेकर चल रहे हैं, तमाम चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को नहीं बचा पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, बड़े नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, और स्वाभाविक है लगातार रूलिंग पार्टी सेंधमारी आपकी पार्टी में कर रही है, आपका जो खुफिया तंत्र है पार्टी का वो खुद नाबूद हो चुका है, तो स्वाभाविक है आपको सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और टॉप टू बॉटम तक खुद को रिफाइन करने की और संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन देखना होगा कि इस झटके से कांग्रेस कैसे उभरती है और आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति पर काम करती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम चर्चा के लिए।